हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जी के बारे में, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके पहले मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें क्या था, ये देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल लेटर के जी से लिखते हैं बेटा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैं बताया था, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है r, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F बराबर g m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो इसमें g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल लेटर के g से डिनोट करते हैं बेटा। इसको अगर कोई बोलते हैं, अगर मैं बोल दूं द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वही बात होगी बेटा, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर कोई बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए हमारे कैपिटल लेटर का जी, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका मतलब कैपिटल लेटर का जी। ये कहां से आएगा बेटा, ये देखो, ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, इसको r से लिखा हमने। तो F बराबर g m1 m2 अपन r स्क्वायर। हमने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा फुल वीडियो पीछे प्लीज देखिएगा, इसके पीछे का वीडियो, उसमें और क्लियर होगा। तो यहां पे हो गया बेटा, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट F बराबर जी, कैपिटल लेटर का जी बेटा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस r है और उसका मास m1 m2 है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बेटा यहां देखो, ट्रांसपोज करना है, जी को एक तरफ रखो, क्योंकि हमें हमारा टॉपिक आज के क्या है, जी के बारे में। जी क्या है उसको जानना है। उसके लिए क्या करोगे बेटा, जी को एक तरफ, बाकी टर्म को एक तरफ रखो, ट्रांसपोज करो। अगर कहीं पे लिखा होता है बेटा x बराबर y बाई जेड, ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, फिर भी यहां एक बार देख लेते हैं। अगर लिखा होगा x बराबर y बाई जेड, तो कोई पूछता है y बराबर कितना होगा बेटा, तो लिखते हैं y बराबर x इंटू जेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं y बराबर x इंटू जेड। ठीक यही फार्मूला इस पे लगाइए, f में r स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, r f इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी जो बचेगा राइट साइड में, g m1 m2। और यहां से कोई पूछते हैं g बराबर कितना होगा, तो इस पूरे में f इंटू आर स्क्वायर में इसका भाग पड़ जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं r g बराबर f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। बेटा इसको डिब्बे में बंद कर लो ऐसे, यही वो बेसिक चीज है, यही वो मेन चीज है जिसके लिए हम इतना लिख के तब यहां तक पहुंचे हैं। कैपिटल लेटर का जी, हमेशा कैपिटल लेटर का जी। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा तो कैपिटल लेटर का जी लिखना बेटा, हमेशा कैपिटल लेटर का जी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बिग लेटर जी। तो जी बराबर क्या हो गया, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बेटा यूनिट क्या होगी, इकाई। यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट के लिए
अलग से कहीं से मेहनत नहीं करना है बेटा, मैं डे 1 से ही बोल रहा हूं। फिजिक्स क्या है, देखो लिखो, देखो लिखो, यहां भी देखना है और लिख लेना है, बस दैट्स ऑल। फिर ये देखिए फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इंटू है तो इंटू लिखो, डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए एक बॉटल यहाँ पे, एक बॉटल यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर आर लिया है तो किसमें मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में, मीटर में, मीटर। एसआई सिस्टम में यूनिट हम निकाल रहे हैं बेटा, ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखो, बाई है तो बाई लिखो। अब m1 इंटू m2, मास को किसमें लिखते हैं बेटा, किलोग्राम में, किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, मास किलोग्राम में इंटू किलोग्राम, दो बार मास है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे मास का ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2 है। तो यहाँ पे m1 इंटू m2, तो m1 को नापा हमने किस में, मेजर किया है साइज सिस्टम में, किलोग्राम, इंटू फिर m2 आ रहा है मास, उसको किस में मेजर करेंगे, केजी में, तो केजी इंटू केजी। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर कहीं पे लिखा हो 2, तो इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1, या इसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर प्लस 1, 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर प्लस 1, सेम वैसे ही किलोग्राम में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम पे पावर 1, यहाँ पे इंटू किलोग्राम पे पावर 1, कुछ नहीं हो वहां पावर 1 होता है, तो 1 दो जगह केजी है, बाई लॉगरिथम, केजी दो जगह केजी, एक जगह केजी लिख लो। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इंटू का साइन है, तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, जोड़ लिया जाता है, तो इंटू है, इसके वजह से पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, तो केजी का केजी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख ले बेटा, डायरेक्ट केजी स्क्वायर। अब तो कोई पूछते हैं कि जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट बताओ, हमें बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बस इतना है। अगर कहीं कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी पे पावर -2, क्या ये सही है, तो हाँ सही है, हम बोलते हैं सही है। कैसे सही है, नीचे ये देखो बेटा, अगर कहीं पे होता है 1/x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2, यहाँ पे +2, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2। वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, केजी पे पावर +2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2, तो हम लिख सकते हैं इसको न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी पे पावर -2, ये लिखिए या माइनस वाले टर्म में लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है। अब बेटा अब ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे अगर कोई पूछते हैं जी की वैल्यू कितनी है, फार्मूला तो आपने निकाल दिया, तो कैवेंडिश साहब ने क्या निकाला था, जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और आगे जो यूनिट होती है उसको लिख लेता है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ जी कितना होती है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है। प्रैक्टिकल किया गया, निकाला गया इसको। तो अब ये आगे एक क्वेश्चन आता है, अर्थ पे ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो उस समय जी का मान आपने निकाला 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या ये अगर हम यूनिवर्स में प्लैनेट, सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, सन है, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उनके बीच जी क्या होगा, तो उतना ही होगा ये यहाँ पे जितना अर्थ पे होगा। ये यूनिवर्स में सभी जगह एप्लीकेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, कहीं भी जाओ जी का मान क्या होगा,
6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी की वैल्यू होती है। अब कोई पूछते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं, जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? तो हम ये कहते हैं, आपके हमारे बीच में फोर्स लगता है, उस समय कैलकुलेट किया जाता है, तो उस समय जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 आती है। अगर सन और प्लैनेट इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, उस समय भी अगर जी का कैलकुलेशन किया जाए तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 ही होती है। ये यूनिवर्स में सभी जगह एप्लीकेबल है और इसकी वैल्यू एक ही जैसे होती है। वो क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। एक बार और देखो बेटा, यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? पिछले वीडियो में बताया था, F बराबर जी m1m2 अपन r स्क्वायर। यहां से जी को क्या करो? एक तरफ लिखो और बाकी को एक तरफ ट्रांसपोज करो, तो यहां से जी बराबर f इंटू आर स्क्वायर अपन m1 इंटू m2। अगर यहां से ये पूछा जाता है एसआई सिस्टम में जी की यूनिट क्या है, तो हम ये बोलते हैं फोर्स यूनिट न्यूटन, आगे इंटू है तो इंटू, ये डिस्टेंस आ रहा है, इसको एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो यहाँ पे मीटर, इसके पावर 2 है तो हम भी पावर 2 लिखेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और मास को किस में मेजर करते हैं बेटा? किलोग्राम में। तो यहाँ पे किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब पूछा जाता है जी की वैल्यू कितनी होती है, तो हम ये बोलते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। आगे बेटा, अब इसको कभी ये पूछा जाता है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, यूनिवर्स में 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम ब्रीफली क्या कहते हैं? द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखो, तो ये जी की वैल्यू हो गई। अब यहां पे देखो बेटा 10⁻11 है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मैं बताते जाऊंगा, तो आप लोगों को ये जो पावर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है वो बहुत इजी फील होगा आपको। कैसे इजी फील होगा बेटा, मैं अभी बताता हूँ। ये देख के घबराना नहीं है, ओ 10⁻11, 10⁻15, 10⁻20, इसको इस पे ग्रिपिंग बनाना है, बहुत ही इजी है। इसको पकड़ के रखोगे क्लास 9 10th का, तो जैसे फर्स्ट ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर और हायर क्लास में बीएससी में जाओगे, फिजिक्स से वहां पे एमएससी फिजिक्स करोगे, उस समय उस केस में क्या होगा? ये चीज बहुत इजी लगेगी। कैसे? उसका एक आइडिया है, तरीका है कैसे इसको पकड़ा जाता है। 10⁻11 है, तो देखो बेटा, अगर कहीं लिख दिया जाता है 10⁻11, तो कोई कहते हैं इसको हम लिख ले 1/10⁻11, हम बोलते हैं लिख लो जी। कोई बोलते हैं इसी को हम लिख ले 1/10⁻11, 11 को +11 लिख लो भाई, यानी 10 के आगे कितना जीरो लगाना पड़ेगा? ये देखो बेटा, जितने पावर होते हैं ऐसे जीरो लगाते जाओ, जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पे 10⁻11 को क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻11, नीचे ये -11 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? +11, और ये +11 को हम लिख सकते हैं 10⁻11। इसका मतलब क्या होता है बेटा? 10 और उसके आगे इतना जीरो लगाते जाओ, 0 0 0 0 0 0 ऐसे जीरो लगाते जाओ। अब यहां इसकी वैल्यू अभी क्या है? माइनस में। यही प्लस में कब हो जाता है बेटा? ये देखो, हम अर्थ पे हैं, अगर अर्थ पे हैं तो ये क्या कर रहा है? मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू कम है, कम आएगी। इस यहाँ क्या आ जाएगी? माइनस में आएगी। लेकिन यही सब चीज, यही फोर्स क्या होगा? बड़ा कब हो जाता है? और बड़ा कब हो जाएगा? जैसे हम जाएंगे सोलर सिस्टम में, एंट्री मारेंगे, जैसे ये देखिए सोलर सिस्टम में क्या है? प्लैनेट है, सन है, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो इनका अगर किसी प्लैनेट की बात की जाए तो प्लैनेट का मास कितना होता है? पावर में होता है 10⁻15, 10⁻20, तो वहां पे +20 +15, उस तरह का +15 +15 +20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻11 से तो प्लस में आ जाएगा। तो उस समय जो फोर्स की कैलकुलेशन होती है बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स क्या होता है? ज्यादा आने लगता है, फोर्स ज्यादा आता है। मास बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो
तो यहां से जी की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं बेटा, अब कोई आप लोगों से पूछते हैं, ये तो जी की वैल्यू होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट, अगर कोई पूछते हैं आपसे, इतना तो सर आपने बात बता दिया, अगर जी की डिफिनीशन पूछे, जी को डिफाइन कर दो, तो कैसे डिफाइन करेंगे सर? बहुत इजी है बेटा, उसके लिए अलग से कहीं की कोई बुक नहीं टच करना है, देखना है लिखना है, देखना है लिखना है। उसके लिए एक तरीका क्या है, कैसे देखोगे, कैसे लिखोगे बेटा, कैसे लिखोगे? पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी सुना करो, उससे क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड। म्यूजिक सुनना चाहिए। मेरा फेवरेट सिंगर उदित नारायण सर है, कुमार सानू है। उदित नारायण को सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। एक बार उनको मैं लिखा था, मेरे इस चैनल के लिए थोड़ा गाना गाइए तो कोई मैसेज रिप्लाई नहीं आया। किसी दिन और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उदित नारायण सर से कि इस चैनल के लिए गाना गाओ सर, आप मेरे चैनल के लिए। उदित नारायण सर जहां भी हो, सुन रहे हो, प्लीज मेरे इस चैनल के लिए जरूर एक गाना बनाइएगा, शॉर्ट अच्छा सा गाना बनाइएगा सर प्लीज। तो देखो, एक बार दुबई में शो हुआ था, मैं उदित नारायण सर का ही गाना गाया उस समय। वहां पे आप मेरे को यूएई के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, बाकी डिटेल बाद में बताऊंगा। उदित नारायण सर का ही गाना गाया था मैं। बहुत बहुत लाइक करता हूँ उदित सर को। देखो बेटा, अब आते हैं इस पे। यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। अब हमें जी को डिफाइन करना है बेटा। जी को अगर कोई बोलते हैं तो देखो, जी तक पहुंचने के लिए जी को इजीली डिफाइन करना है। ऐसे नहीं कि ये जैसे ऐसे किताब आपने ओपन किया, हाँ ऐसे इस फार्मूले पे ना रहो बेटा, कभी भी नहीं रहेगा इस फार्मूले पे। किस फार्मूले पर रहो? फिजिक्स में हमेशा मैं बोलता हूं किस फार्मूले पर रहो। सबसे पहले कंसंट्रेट हो, स्टे करो। देखो हमने क्या लिखा है, जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपन m1 इंटू m2। इसी से जी को डिफाइन करेंगे। देखना है और देख के ये इतना बड़ा सेंटेंस बना लेना है और हैप्पी हो जाना है, खुश होना है। देखो बेटा, यहाँ पे यहां से देखो, जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपन m1 m2 है। अब हम चलते हैं जी को डिफाइन करने के लिए। तो देखो बेटा, जी कैसे डिफाइन होगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर इसका मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास अगर m1 माना, इसका m2 माना, अगर ये m1 है, इसको मान लिया कितना है 1 kg है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है 1 kg है, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg। और हमने क्या किया, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेशन मतलब अलगाव, अलग अलग कर दिया। 1 kg क्या है, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। डिस्टेंस आर के जगह पे कितना 1 मीटर। मास m1 कितना 1 kg, मास m2 कितना 1 kg। अब इनके अब बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये देखो बेटा, ये फोर्स लगाएगा इस पे, जितना ये फोर्स लगाएगा इस पे, उतना ही फोर्स ये लगाएगा इस दूसरे पहले ऑब्जेक्ट पे। पहला लगाएगा दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, क्योंकि 1 kg ये भी है, 1 kg ये भी है, दोनों 1 kg के हैं। दोनों के बीच का दूरी हमने क्या मान लेंगे 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, ये ऑब्जेक्ट हो गया 1 kg का, इसका मास हमने ले लिया कितना बेटा m1 1 kg। और यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या ले लिया बेटा m2 1 kg। यहां से सेंटर हमेशा डिस्टेंस किस में लेना है बेटा, सेंटर टू सेंटर। यहां से ऑब्जेक्ट का सेंटर ए है, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ए है, दोनों को मिलाओ और इनके बीच की दूरी का हमने कितना ले लिया 1 मीटर। 1 मीटर ले लिया बेटा। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा,
लगाने दो इसको फोर्स, और उतना ही फोर्स क्या करेगा ये इस पे लगाएगा। दोनों एक दूसरे पे इक्वल इक्वल फोर्स लगाते हैं, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे। अगर ये लगा रहा है 10 न्यूटन इस पे, तो 10 न्यूटन ये भी लगाएगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, 1 केजी है तो 1 केजी ये भी होना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, 1 मीटर, तब डिफिनीशन बनेगी। अब देखो बेटा, धीरे धीरे हम आ रहे हैं, इनके पास आ रहे हैं इनको बताने के लिए कि देखो हम आपको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, ये जो फार्मूला अभी जो आपने डिब्बे में बंद कर रखा है, उसमें r की जगह पे 1, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे क्या रख दो 1। तो यहाँ पे व्हेन कंडीशन बनाओ बेटा, व्हेन क्या हो जाए, अगर m1 का मान हो जाए 1 केजी, m2 का मान हो जाए 1 केजी, r का मान कितना हो जाए 1 मीटर, तो हम क्या करेंगे, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे 1, तो 1 इंटू 1 1, यहाँ पे r की जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 का पावर 2 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1, तो यह क्या हो जाएगा f इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से f इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो f आएगा। तो g बराबर क्या हो जाएगा f, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं g बराबर f इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। f है तो f रहने दो, इंटू है तो इंटू रहने दो, r की जगह पे कितना 1, तो 1 का 1 रखो, पावर 2 है तो वहां पे पावर 2 होगा, ये पूरे का बटा है, डिवाइड है तो डिवाइड होगा। m1 की जगह पे कितना हमने माना 1, यहाँ पे 1, तो m2 की जगह पे कितना 1, तो 1 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा f इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो f इंटू 1, यहाँ देखो f इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 बराबर f इंटू 1, f का 1 में गुणा होगा कितना होगा f डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो जाएगा f होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर g बराबर f। लो बेटा, इसको भी डिब्बे में बंद करो थोड़ा। अब यहां से सेंटेंस बनाएंगे और इनको ही देख के बनाते जाएंगे, उल्टा चलते चलो, एक मस्त एक बढ़िया सा सेंटेंस बनेगा अभी हमारा। तो ये देखो बेटा, g बराबर f, यहां से आ गया, पहले उस यहां तक पहुंचने के लिए क्या, f बराबर g m1 m2 अपन r स्क्वायर, g बराबर f इंटू r स्क्वायर अपन m1 m2। यहां से अगर m1 का मान 1 kg, m2 का मान 1 kg, r क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो g बराबर क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं देख के, हमेशा देख के बेटा, पेज ना पलटो इधर उधर नहीं, एकदम कंसंट्रेट हो, देखो, देख के लिख डालो, देखना है और देख के लिख लेना है। कैसे, यहाँ से g है, यहाँ बराबर है, यहाँ पे f है, पहले एक ये हो गया g, फिर बराबर, फिर f, g बराबर f, इन तीनों पे सेंटेंस बनाते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे टेक्स्ट, तो g मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं थोड़ा इसको मिटाता हूं बेटा, ठीक है, इसमें लिखते हैं, इधर तो साफ किया ही नहीं हो पाएगा, इसको कहां से मिटा लूं बेटा, लो तो देखो बेटा, हमें g को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, g जहां आएगा उसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गया कैपिटल लेटर के g। तो हमारे पास एक वर्ड आ गया, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g से आगे ये बराबर देख रहे हो बेटा, तो लिखेंगे इज इक्वल मतलब बराबर होता है, किसके बराबर होता है, AF क्या है बेटा, फोर्स का पहला लेटर AF होता है। तो हम ये लिखते हैं द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स, यहां से इतना अभी पहले हम लिखेंगे, तब हम ऊपर जाएंगे, फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा टेक्स्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, तो लिखेंगे हम इनको
जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिखो बेटा, शुरू करो। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये आगे क्या है बेटा? बराबर। तो इज इक्वल मतलब बराबर होता है। इज इक्वल मतलब बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे इज इक्वल, आगे क्या है बेटा? फोर्स, टू द फोर्स लिख देंगे। इज इक्वल टू द फोर्स। यहां क्या लिखा बेटा? शर्त क्या बनाया हमने, कंडीशन क्या लगाया? व्हेन, जब, इफ, अगर, जब क्या हो जाए, कब क्या हो जाएगा? व्हेन मतलब जब पहला मास 1 kg हो जाए, दूसरा मास 1 kg हो जाए, बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए? 1 मीटर। तो हमने यहां लिखा है जब, व्हेन। तो यहां पे लिख दो व्हेन। कब होता है बेटा? एक दूसरे के बराबर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस फोर्स के बराबर होता है। कब? व्हेन दे मतलब पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं। 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं। व्हेन दे आर सेपरेटेड अलग किया जाता है बाय अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट कहीं भी आएगा बेटा, यूनिट वन को लिखा जाता है यूनिट मतलब इकाई। वन हमने डिस्टेंस क्या लिया था? यूनिट डिस्टेंस। यूनिट ये इकाई होती है, इसी को वर्ड में हमने रखा है यहाँ पे बाय ये यूनिट डिस्टेंस। ये यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, यूनिट डिस्टेंस। व्हेन दे आर सेपरेटेड, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनको सेपरेट किया जा रहा है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस यूनिटी, 1 मीटर के डिस्टेंस पे उनको सेपरेटेड किया जा रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? एंड ये मास है, मास पे आओ, आर की बात हो गई, अब बच गया मास। एंड बोथ द masses, ये मास है। किसके मास है बेटा? MASS मास। ये किसके मास है? बॉडी के, को ऑब्जेक्ट के हैं, तो इसको बोला जाता है masses ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम, इज 1 kg रेस्पेक्टिवली। बस हो गया, डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। रेस्पेक्टिवली यही है डिफिनीशन बेटा। तो इसको देखना है, देख के लिखना है। कैसे? जी, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स व्हेन दे आर सेपरेटेड। दे आर सेपरेट मतलब एक डिस्टेंस पे ले जाया जाता है। दे आर सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस। ओके, बाय ए यूनिट डिस्टेंस। एंड ये जो दो मास हैं, एंड बोथ द मासेस, किसके मास? बॉडी का। हमने यहाँ बॉडी लिया, एक ऐसी बॉडी है जिसका मास m1 है, तो उस बॉडी का मास हमने क्या लिया है? m1 लिया है। तो यहाँ पे m1 1 kg हो जाए, m2 1 kg हो जाए, तो उस समय जो ये g होता है ये f के बराबर होता है। तो देखिए, तो सिंपल कैसे बोला जाता है? एक बॉडी ये है, यानी ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है 1 kg, इनके बीच की दूरी क्या ले लिया हमने? 1 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। या ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर। लेकिन कब? जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? 1 मीटर हो, और जो बॉडी है उनका मास कितना हो? 1 kg, दोनों क्या हो? 1 किलोग्राम के हो। तब इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो जाता है? जी के बराबर होता है। यहीं से डिफिनीशन बनाते हैं बेटा। एक दो ऑब्जेक्ट लिया, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का m2 है। अगर ये पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 kg ले लिया, दूसरे का 1 kg ले लिया, दोनों पे एक दूसरे से 8
और डिस्टेंस पे रखा और आर कितना लिया 1 मीटर, तो ये 1 उठा के मेन फार्मूले में रखो, F बराबर G बराबर F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2, तो उसमें कैलकुलेट करेंगे तो F बराबर के G बराबर क्या हो जाएगा, F आएगा। तो यहां से करते हैं द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स व्हेन they are separated by a unit distance and both the masses of the body is 1 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे ऐसे पकड़ के इसको डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। आगे यहां तक तो हो गया। अब ये पूछा जाता है बेटा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन ये आपने निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से, F बराबर G M1 M2 अपन आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो किसी पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, थोड़ा इसको देखते हैं बेटा। एक सेकेंड, देखिए हमने F बराबर G M1 M2 अपन आर स्क्वायर निकाला। अब इसमें F क्या होता है, फोर्स कैसे काम करता है, ये देखिए, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, इसका मास M1 M2 है, तो F बराबर G M1 M2 अपन आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या है। तो ये देखिए, हमेशा ये दो ऑब्जेक्ट लिया, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में ही फोर्स काम करता है। एक चीज ध्यान रखने का, तो इसको लिखते हैं कि जो फोर्स होता है सेंटर टू सेंटर काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन कभी नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और तीसरा क्या होता है बेटा कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में हवा हो, एयर हो या वैक्यूम हो या कोई और किसी और तरह का मटेरियल रख दो, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, वो चेंज नहीं होता है, पहले जैसे लग रहा था उतना ही लगेगा, चाहे इसके बीच में एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कोई किसी और तरीके क्या हो, मीडियम हो, किसी और तरीके का पदार्थ रख दो इनके बीच में, कोई और मटेरियल बीच में रख दो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो ये जब हम देखते हैं, देख के लिखा जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि फिर से वही काम करो, जल्दी जल्दी पेज पलटे देखें, यहाँ पे ये सेंटर, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर ए है, तो फोर्स हमेशा क्या करता है, सेंटर टू सेंटर, मतलब सेंटर यहाँ बिटवीन सेंटर काम करता है, ये हो गया सेंटर टू सेंटर। ओके, पहला, तो हम इसको लिखते हैं, पहला क्या है, जो फोर्स होता है कैसे काम करता है वो बेटा, फोर्स एक्ट्स along the line joining two centers। पहला पॉइंट हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। तो पूछा जाता है, बताओ 3 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो पहला हम ये करते हैं, तो जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये है, इसका सेंटर, इसका सेंटर से सेंटर मिलाओ तो फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर काम करता है। तो पहला पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा बेटा क्या होता है, ये इस पे फोर्स लगाता है और ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, आकर्षण का बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, रिपल्सन कभी नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, ओनली
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा, इसको देखना है, लिखना है। पहला पॉइंट सेंटर टू सेंटर फोर्स काउंट करेगा, दूसरा ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो या कोई और किसी तरह दूसरे तरह का क्या हो, मटेरियल हो, तो फोर्स न कम होगा न ज्यादा होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या बनाते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट, ये पहला सेंटर टू सेंटर, दूसरा क्या हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा, तीसरा लिख देते हैं इट इज नॉट इफेक्टेड, इट इज नॉट इफेक्टेड, it is not affected by the other, it is not affected by the presence of, by the presence of any other medium, any other medium, कोई और मीडियम ला के रख दो उनके बीच में। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मीडियम। ईट मतलब क्या, सेंटेंस में है ईट, बार बार ग्रेविटेशनल फोर्स ना लिखना पड़े, इसलिए ईट लगाया गया है यहाँ पे। इसका अगला वीडियो क्या होगा, अगला वीडियो ग्रेविटी का, न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इस वीडियो के थ्रू उदित नारायण सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर मेरे इस चैनल के लिए फिजिक्स द सेम डे, इसके लिए गाना गाइए सर। मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मुझे आप यूएई के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, आपका ही गाना गाया था जो वहाँ स्टेज पे पहुंचा, उसके लिए रिवार्ड मिला था मुझे 2018 में। वहां पे ऐसे एक गाना गाया, आपका रिवार्ड मिला। बहुत ही बड़ा फैन हूँ सर आपका। तो आप मेरे चैनल के लिए प्लीज गाना गाएं फिजिक्स द सेम डे। और बच्चों ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे समझ सकें, देख सकें, अच्छे से इसको मेंटेन कर सकें। और फाइनली आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।